काफी दिनों बाद पूरे स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। काफी दिन से मार्केट एक तरफा ऊपर ही जा रहा था और बातें चल भी रही थी कि अब क्या एक बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है, जो कि फ्राइडे के दिन देखने को भी मिला। सिर्फ निफ्टी ही नहीं, बैंक निफ्टी ही नहीं, बल्कि लगभग सभी इंडेक्स 1% से ज्यादा टूट के नीचे आ गए हैं। और आप सबके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर मार्केट के अचानक गिरने का और इतना ज्यादा गिरने का रीजन क्या है। क्योंकि जब तक आपको मार्केट के गिरने का रीजन पता नहीं होगा, तब तक आप ये भी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि जो रीजन है वो लंबे समय तक रहने वाला है, लंबे समय तक मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, या फिर ये जस्ट एक छोटा सा करेक्शन है क्योंकि मार्केट बहुत दिन से ऊपर जा रहा था। तो इन सब चीजों को हम एनालिसिस करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि मार्केट मंडे को क्या करने वाला है। क्या मंडे को भी हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर मार्केट हमें रिकवरी दिखाएगी, और आगे आने वाले हम लोग वीक में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर। आपको जानना जरूरी है कि मार्केट आगे क्या करने वाला है, ताकि आप अपने हिसाब से या तो प्रॉफिट बुक कर सके या फिर अपने स्टॉप लॉस को फॉलो कर सके। तो ये सभी चीजें जानेंगे। साथ में हम लोग टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स के बारे में भी जानेंगे, ताकि अगर आप उन शेयर्स में इन्वेस्ट किए होंगे तो आपको क्या करना है ये आप डिसाइड कर पाए। और ट्रेडिंग के हिसाब से मार्केट के लेवल्स को भी देखेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों के लेवल्स को देखेंगे। आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीकली और डेली क्या होना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा गुप्ता, आपकी दोस्त और होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रॉफिट चेन। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए सबसे पहले हम मार्केट गिरने के रीजन को जानते हैं। अगर आप सबसे पहले रीजन की बात करेंगे तो मैं ये कहूंगी कि मार्केट को तो गिरना ही था। लगभग 14 दिन हो गए थे मार्केट गिरा नहीं था। 14 दिन से लगातार मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। भले ही बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके 14 दिन से लगातार मार्केट ऊपर जा रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ था इससे पहले। 2008 में रिसेशन से पहले लगातार मार्केट 11 दिन तक ऊपर था, और फिर कुछ दिनों बाद ही हमें बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला था। तो मार्केट खुद को हमेशा ही करेक्ट करता है। इतना एक तरफा ऊपर जाने के बाद मार्केट को तो गिरना था, ये बस एक वन ऑफ द रीजन है। तो सेकंड रीजन की अगर बात करें तो अमेरिका वन ऑफ द रीजन है, क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है। आजकल बेरोजगारी बढ़ गई है वहां पे, महंगाई दर भी वहां की बढ़ रही है। और फेड की रिपोर्ट आने वाली थी जिसमें वो इंटरेस्ट रेट के बारे में बताने वाले थे। तो इसकी वजह से भी जब अमेरिका में कुछ होता है तो हम इंडियन मार्केट्स में भी उसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को तो मिलता ही है। फेड जो है ना, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनको जो इन्वेस्टमेंट है वो महंगी पड़ती है। इसकी वजह से वो अपना जो पोजीशन है वो कट कर देते हैं। इसलिए जब भी फेड अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला होता है तब आपको मार्केट में ऐसी गिरावट देखने को मिल जाती है। फिलहाल अगर बात करें तो फेड ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया है, बल्कि फेड ने इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम किया है, ताकि जो बेरोजगारी है, वहां की अनएम्प्लॉयमेंट है अमेरिका की, उसको कंट्रोल की जा सके, और वहां के सिटीजन्स को थोड़ा सा जॉब प्रोवाइड हो सके। और थर्ड रीजन की बात करें तो हमारा जो ग्लोबल मार्केट है वही वीक वीक है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी इंडियन मार्केट के साथ काफी दिनों से ऊपर जा रहा था। डाउ जोन्स हो या नैस्डैक बहुत दिनों से अपने लाइफ टाइम हाई पे था और बैक टू बैक अपने ही लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर रहा था। इतने बड़े ग्लोबल तेजी के बाद थोड़ा सा मंदी आना तो बनता है, और आना भी चाहिए। मार्केट अगर खुद को करेक्ट नहीं करेगा तो फिर आपको अच्छी वैल्यूएशन नहीं मिलेगी। तो ये एक रीजन था मार्केट के गिरने का। फोर्थ रीजन की बात करें तो मार्केट एक तरफा ऊपर जाने की वजह से जो मार्केट था वो ओवर वैल्यूड हो गई थी। मार्केट में जो आपको स्टॉक्स मिल रहे थे वो ओवर वैल्यूड हो गए थे। और जब भी मार्केट ओवर वैल्यूड होती है तो वो खुद को करेक्ट जरूर करती है। मार्केट खुद को करेक्ट नहीं करेगी तो फिर आपको अच्छे दामों पे शेयर्स कैसे मिलेंगे। वैल्यूएशन अच्छी होती है तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ओवर वैल्यूड होने की वजह से भी
मार्केट में डिप आना ज़रूरी था और इसीलिए ये डिप देखने को मिला है। और फिफ्थ रीज़न की बात करें तो हिस्ट्री कहती है कि सितंबर में मार्केट ज़्यादातर गिरते ही है। तो इस साल भी शायद हम लोगों को सितंबर में मार्केट में थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। सितंबर में ज़्यादातर मार्केट गिरते हैं। तो सितंबर के स्टार्टिंग में ही शायद मार्केट ने बता दिया होगा कि अच्छा सितंबर आ गया, अब मैं गिरने वाला हूँ। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो अगर हम सिक्स रीज़न की बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट तो जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो भी आई है फ्राइडे के दिन। काफ़ी समय से जैसा मैंने बताया मार्केट ऊपर की तरफ था और हम सब ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। चाहे वो किसी भी इंडेक्स का शेयर हो, काफ़ी समय से मार्केट ऊपर जा रहा था और कई-कई शेयर्स ने तो 50-50% 100-100% का आपको प्रॉफिट दिया है। तो जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट पहले से किया होगा वो अब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो जाहिर सी बात है मार्केट में सेलिंग आएगी और मार्केट गिरेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी मार्केट गिरना एक रीजन हो सकता है। अब मार्केट तो गिरा है बट क्या ये क्रैश हो सकता है? क्या मार्केट क्रैश हो सकता है? क्या हम इसको क्रैश बोल सकते हैं? इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने एनालिसिस किया है कि मार्केट क्रैश हो सकता है या नहीं। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, आई बटन पे लिंक है, ताकि आप ये समझ पाए कि मार्केट में करेक्शन और क्रैश दोनों में क्या डिफरेंस है और अभी आपको क्या करना चाहिए। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए अब हम लोग मार्केट को एनालिसिस कर लेते हैं बारी बारी से, ताकि आपको मंडे के लेवल्स पता चल जाए और आपको ट्रेडिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी है ये भी आप समझ पाए कि आपको किन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आप अगर इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए और अगर ट्रेडर हैं तो आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मार्केट को एनालिसिस कर लेते हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। जैसा कि आप देख रहे हैं निफ्टी फ्राइडे के दिन 292 पॉइंट मतलब 1.17% गिर गया था, डाउन हो गया था। मार्केट जो बंद हुआ है वो 24,868 पे बंद हुआ है। अगर हम इसके पहले सपोर्ट की बात करें 15 मिनट पे अगर बात करते हैं तो इसका जो पहला सपोर्ट है वो 24,800 के आसपास आपको देखने को मिल जा रहा है। तो अगर मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो आपको जो दूसरा सपोर्ट है वो 24,450 के आसपास देखने को मिल जा रहा है। अगर मार्केट उस सपोर्ट को भी तोड़ देता है तो फिर जो तीसरा सपोर्ट है वो आपको 23,980 के आसपास देखने का मिल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको 24,140 के आसपास भी एक सपोर्ट देखने को मिल जा रहा है। अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ये तो अगर मैंने बताया कि मार्केट डाउन होती है और गैप डाउन ओपन होके नीचे जाती है तो। लेकिन जहां मार्केट बंद हुई है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो 25,050 पे है। इसके बाद आपको जो दूसरा लेवल है, जो रेजिस्टेंस है वो लाइफ टाइम हाई का है जो 25,350 है। तो ये कुछ लेवल्स है निफ्टी में। आप जब ट्रेड करेंगे तो इन लेवल्स को ध्यान में रख के ही ट्रेड लीजिएगा। स्टॉप लॉस भी आपको लेवल्स को ध्यान में रख के ही कीजिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस गलत होगा तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर डिलीवरी में वीकली ट्रेड करते हो, आपको स्टॉप लॉस और टारगेट क्लियर होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि आप जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखें। तो अब हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी का अगर लेवल देखें तो 896 पॉइंट फ्राइडे को गिरा था जो कि 1.74% है, जो कि निफ्टी से भी ज्यादा है। निफ्टी 1.17% डाउन हुई थी बट बैंक निफ्टी 1.74% डाउन हुई है, 896 पॉइंट। जिन लोगों ने स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बनाया होगा उनको तो बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल रहा होगा अगर उन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। फ्राइडे को आपका कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए बैंक निफ्टी के लेवल्स को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट 50,576 पे बंद हुआ है। जो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है मंडे को तो फिर जो पहला सपोर्ट है वो 50,140 पे देखने को मिल रहा है। अगर उसके भी नीचे मार्केट जाती है तो फिर 49,600 पे।
डायरेक्ट 49,600 पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इससे नीचे जाए अभी तो ये मुश्किल है, तो अभी मैं इसी लेवल को मान के चल रही हूँ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे भी नीचे जाए, तो मैं बता देती हूँ इसके भी नीचे 49,023, 49,050 के आसपास एक सपोर्ट आपको देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अगर मार्केट रिकवरी करती है, तो जो रेजिस्टेंस है वो 51,690 के आसपास देखने को मिल रहा है, और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो आपको 52,670 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, और बैंक निफ्टी का जो लाइफ टाइम हाई है, जो कि तीसरा रेजिस्टेंस आप उसको बोल सकते हैं, वो 53,380 के आसपास का है। तो बैंक निफ्टी में ये आपको लेवल्स देखने को मिल रहा है। चूंकि बैंक निफ्टी में ज्यादा मूवमेंट और वॉलेटिलिटी रहती है, तो उसमें हजार हजार पॉइंट्स के भी, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट में हजार हजार पॉइंट्स का भी मूव देखने को मिल जाता है। तो प्लीज स्टॉप लॉस को मैं फिर बोल रही हूँ कि फॉलो कीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और फिर निफ्टी को भी एनालिसिस कर लेते हैं। फिल्म निफ्टी की बात करें तो फिल्म निफ्टी भी 329 पॉइंट, जो कि 1.38% का मूव है। मतलब सबसे कम तो निफ्टी ही गिरी है। इसका रीजन ये है ना कि निफ्टी में कई सारे सेक्टर है, बैंकिंग भी है, फार्मा भी है, एफएमसीजी भी है, बहुत सारे सेक्टर्स मिलके जो है वो निफ्टी है। तो इस ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे निफ्टी सही लगता है। अगर आपको सेफ ट्रेड करना है और आप एक नए ट्रेडर हैं, तो आपको निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, और बैंक वैसे भी वॉलेटाइल रहते हैं। तो उसमें जो मूवमेंट है वो बड़ा बड़ा देखने को मिलता है, प्रॉफिट भी आपको बड़ा होता है, आई एग्री। बट अगर आप एक नए ट्रेडर हैं, तो आप नए नए में ना आप थोड़ा स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, जबकि आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक नए ट्रेडर हैं, तो फिर आपको जो है निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट गिरता है या ऊपर जाता है, तो भले ही थोड़ा कम प्रॉफिट होता है, बट लॉस भी उसी हिसाब से थोड़ा कम ही होता है। तो आइए फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी का जो लेवल्स की अगर मैं बात करूं, फिर निफ्टी फ्राइडे को क्लोज हुआ है 23,530 पे। इसका जो पहला इसका जो पहला सपोर्ट है वो 23,350 पे ही है, और इसका जो दूसरा सपोर्ट है वो 23,114 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा सपोर्ट 23,114 के आसपास, और जो तीसरा सपोर्ट है वो 22,560 के आसपास। बहुत बड़ा गैप है इसके बीच में। 22,570 के आसपास आपको तीसरा सपोर्ट देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है, तो रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,580 आपका पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस आपका 23,760 है, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो है 23,970। तो ये आपके फिन निफ्टी के लेवल्स हैं, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और प्लीज मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। मुझे पता है कि अगर आप लोग सेलर हैं, तो सेलर जो होते हैं ज्यादातर स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि सेलर में अगर आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल के साथ ट्रेड कर रहे थे बिना बाइंग पोजीशन के, तो आपको लॉस हुआ होगा। अगर आपने बाइंग के लिए हेजिंग भी की होगी, तब भी हो सकता है आपका जो पोर्टफोलियो है, जो पोजीशन है, वो लॉस में ही चल रहा हो। बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में रिवर्सल अगर आएगा, तो आपको जो आपका जो लॉस है वो प्रॉफिट में भी जा सकता है। तो इसलिए अपना जो स्टॉप लॉस है वो देख लीजिए और स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ऐसे मार्केट में आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वेट कर लेते हैं, हो सकता है कि कल मार्केट रिवर्स हो जाए, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट घूम जाए। तो इस होप के साथ आप मत कीजिएगा। शेयर मार्केट को ना आप अपना प्यार ही समझ लीजिए। जैसे प्यार एक बार चला जाता है तो बहुत मुश्किल से ही वापस आता है। कभी कभी मैंने तो नहीं देखा है रियल लाइफ में वापस आता भी है। तो वैसे ही एक बार निफ्टी चलने लगती है या मार्केट चलने लगता है ना, तो फिर रिकवरी होना थोड़ा मुश्किल ही है, मुझे ऐसा लगता है। आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या आप जिससे प्यार करते हैं, जब वो चला जाता है तो बहुत मुश्किल से ही वापस आता है। आप होप करते रह जाते हैं, सालों बीत जाता है, लेकिन बड़े मुश्किल से वापस आता है। तो निफ्टी और शेयर मार्केट भी ऐसा ही है, जो एक बार चलने लगता है तो मुश्किल ही है कि वो रिवर्ट
फिर से वापस आए और आपका जो पोजीशन है वो आपको जो लॉस में है वो प्रॉफिट करा के जाए। मुझे तो लगता है कि प्यार और स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ कॉमन है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। तो ओके, ये तो मार्केट के कुछ लेवल्स थे जो आपने देखे, जो आपको मंडे के लिए फॉलो करना चाहिए कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने में। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, जाहिर सी बात है भले ही आप ट्रेडिंग करते हैं लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा, तो इन्वेस्टर लोगों को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर आपने बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जैसे 5 साल 10 साल, तो लंबे समय के लिए अगर आपका व्यू है तो आपको अपना पोर्टफोलियो टच नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं और आपने थोड़े समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है और अगर आप एक स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। अगेन स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए, आपको लेवल्स देख लेने चाहिए कि आपका जो स्टॉक है उसमें क्या लेवल्स हैं और उस हिसाब से आपको जो है फॉलो करना चाहिए। अगर आप लंबे समय के लिए हैं तो होल्ड करके रखिए, और अगर आप काफी समय से काफी प्रॉफिट कर चुके हैं तो आपको भी अब प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। मार्केट गिरने का जैसे मैंने पहले ही बताया एक रीजन ये भी था कि उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अगर आपका 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक करके और फिर जो बची हुई क्वांटिटी है उसके साथ आगे जाना चाहिए। अगर मार्केट गिरती है तो आप सस्ते दाम में खरीदिए और उसको एवरेज करके फिर आगे जाइए। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप क्वांटिटी कम कर दीजिए और कम क्वांटिटी में संतोष कीजिए, ज्यादा लालच मत कीजिए, क्योंकि अब मार्केट में मूवमेंट का टाइम आ रहा है और जब तक कोई ट्रेंड नहीं बन जाता है, मार्केट काफी टाइम से एक तरफा बुल रन दे रहा था और हो सकता है मार्केट अब खुद को रीटेस्ट करे, क्योंकि वो काफी टाइम से रीटेस्ट भी नहीं कर रहा था। तो जब तक एक ट्रेंड क्लियर नहीं हो जाता है तब तक के लिए क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिए और क्वांटिटी को कम करके उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको, अगर आप एक ट्रेडर है तो आपको क्या करना चाहिए और अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि इतने भारी गिरावट के बाद भी कौन से ऐसे शेयर्स थे जो टॉप गेनर्स थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एशियन पेंट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। इसका रीजन ये था कि कच्चे तेल के जो दाम थे वो गिर गए थे। जब कच्चे तेल के दाम गिरते हैं तो पेंट बनाना उनको सस्ता पड़ता है, इसलिए एशियन पेंट ऊपर की तरफ भागा। सो बजाज फाइनेंस भी टॉप गेनर्स में था। बजाज फाइनेंस 1% के आसपास गेन देखने को मिला है। इसका रीजन ये था फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते ही हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आ रहा है जो 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, आप जरूर जाके देखिएगा कि आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। और उन्होंने आईपीओ में ओएफएस के थ्रू, जिनके पास बजाज फाइनेंस का पहले शेयर है, उसकी एक्स डेट पे अगर आपके पास शेयर है तो उसमें आपको कोटा मिल रहा है, ओएफएस उसको कहा जाता है। इस वजह से बजाज फाइनेंस में भी अच्छी तेजी देखने को मिल गई है। बजाज फाइनेंस के अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, डेविस लैब, एलआईटी माइंट्री, इन सब जो, ये सब जो थे आपके टॉप गेनर्स थे, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। तो अगर आपके पास ये शेयर्स है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना गिरने के बावजूद भी आप लोग प्रॉफिट में है। अगर आप टॉप लूजर्स की बात करें तो सबसे टॉप पे है एसबीआई, जो कि 4.43% का जो है उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिला है, ह्यूज, मतलब बहुत ज्यादा। 4% फुल स्टॉक गिर जाए मतलब बहुत होता है। तो एसबीआई आपका सबसे टॉप लूजर है। बीपीसीएल, आईसीआईसी बैंक, एनटीपीसी और एचसीएल टेक, क्योंकि ये सभी शेयर्स काफी समय से ऊपर चल रहे थे और मुझे लगता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है और प्रॉफिट बुकिंग आने की वजह से शेयर्स इतने ज्यादा गिरे हुए। तो आई होप आपको मेरी बताई हुई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। तो ऐसे ही ट्रेड कीजिए, बहुत सारा प्रॉफिट कमाइए और मेरे साथ अपनी स्टोरी जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ, नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।